प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह किसे कहते हैं इसे समझेंगे। विराम मतलब रुकना या ठहराव। चिन्ह मतलब निशान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मार्क। और विराम को स्टॉप। तो विराम चिन्ह जो होते हैं व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विराम चिन्हों के कारण ही व्याकरण को एक व्यवस्थित रूप मिलता है। आइए इसे आगे समझते हैं। सबसे पहला कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक द्वारा जिस प्रकार के भावों को प्रकट किया जाता है उन्हीं के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह आगे समझते हैं। अब एक वाक्य है जिससे आप विराम चिन्हों का महत्व समझ पाएंगे। जैसे है, उसे रोको मत जाने दो। पहला वाक्य है उसे रोको। फिर आप देख रहे होंगे रोको के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। अल्प विराम मतलब थोड़ी देर रुकना है। तो उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि उसे रोको और उसे मत जाने दो। अब अगर हम विराम चिन्हों को थोड़ा आगे लगा देते हैं तो उसी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। उसे रोको मत जाने दो। पहले अर्थ में आपने समझा कि उसे रोको, उसे रोक लो और मत जाने दो, लेकिन अल्प विराम का प्रयोग बदल दिया गया तो अब उस वाक्य का जो अर्थ था वो भी बदल गया। उसे रोको मत जाने दो मतलब उसे रोको मत आप और उसे जाने दो। तो इस प्रकार विराम चिन्हों के प्रयोग से व्याकरण की शुद्धता एवं वाक्य की शुद्धता बनती है। इसलिए विराम चिन्हों का महत्व बहुत ज़्यादा है। आगे समझते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में आता है। जब हमारी बात पूर्ण हो जाती है तब हम इस विराम को लगाते हैं। आप नीले रंग का एक मार्क, एक चिन्ह देख रहे होंगे। इसी चिन्ह को पूर्ण विराम कहा जाता है। जैसे वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है। बस यहीं पे हमारी बात पूर्ण हो गई। तो इसके बाद हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। अगला वाक्य है, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। यहाँ पे भी हमारी बात पूरी हो गई या वाक्य पूरा हो गया। तो इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरा चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी हम किसी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो यह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो नीले रंग के मार्क में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे द्वारा किसी से प्रश्न पूछा गया कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तो जब भी हम किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं वहीं इसका प्रयोग होता है। दूसरा है, तुम घर कैसे पहुँचे? यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है या किया जाता है।
आगे है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ी देर रुकना। अल्प माने थोड़ा, विराम मतलब रुकना, ठहराव। वाक्य है इस प्रकार हम समझेंगे अल्प विराम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। वाक्य समझिए। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। तो जहाँ जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। इसी को हम एक नए वाक्य में भी बना सकते हैं। पेड़ों से हमें फल, पत्ते, लकड़ी इत्यादि मिलती है। तो जहाँ थोड़ा सा विराम दिया जाता है उस विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम के रूप में होता है। इन चिन्हों के कारण व्याकरण की शुद्धता प्रदर्शित होती है। अगला चिन्ह है विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हम बहुत दुख में या बहुत खुशी दोनों रूप में करते हैं। जैसे वाक्य से आपको प्रदर्शित होगा, हाय अब मैं क्या करूं। मतलब कुछ अनहोनी देखकर व्यक्ति के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है और वह अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है कि हाय अब मैं क्या करूं। और अत्यंत प्रसन्नता या खुशी मिलने पर भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो हम दोनों रूप में इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है उद्धरण चिन्ह। अब इस चिन्ह का प्रयोग आप देख रहे होंगे, पीले रंग के बॉक्स में नीले 2 चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं। इस विराम का चिन्ह का प्रयोग किसी महान व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी रूप में रखने के लिए किया जाता है। मतलब किसी कवि द्वारा अगर कुछ कहा गया है या किसी महान व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा गया है, उसको उसी प्रकार बोले जाने या रखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये तुलसीदास जी ने कहा था और ठीक इसी प्रकार कहा था, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। तो हम इसे उद्धरण चिन्ह के रूप में जस का तस उतार लेते हैं या लिख लेते हैं। तुलसी कृत रामचरित मानस एक अनुपम कृति है। अब तुलसीदास जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रामचरित मानस। तो हमने इसका नाम तो परिवर्तन नहीं किया ना। तो परिवर्तन अगर कुछ भी ना हो और किसी के द्वारा उसकी कही गई बात जस की तस जैसे कि तैसे ही रखी जाए, प्रकट की जाए, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे समझिए योजन चिन्ह। योजन चिन्ह एक दूसरे से संबंध को प्रकट करता है। जैसे माता और पिता। तो माता और शब्द का जब हम लोप कर देते हैं तो और शब्द के बदले जो चिन्ह यूज होता है उसे योजन चिन्ह कहते हैं। अधिकतर यह चिन्ह
द्वंद्व समास में प्रकट होता है। जैसे माता और पिता, तो और शब्द का लोप हो जाता है और योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। दूध और रोटी, और शब्द हटा दिया गया है और दूध और योजन चिन्ह लगा के रोटी। तो इस प्रकार चिन्हों की व्याकरण में बहुत आवश्यकता है और चिन्ह ही व्याकरण को और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह सब समझ में आ गया होगा।